हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के भारत और समकालीन विश्व 2 पुस्तक यानी कि इतिहास की जो पुस्तक है उसके चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से आया है, यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना है किस प्रकार से होती है, वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति होती है, नए राष्ट्र राज्य उनका निर्माण कैसे होता है वो देखा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में भारत में राष्ट्रवाद को लेकर है, वो देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से आंदोलन होते हैं, उसके विरोध में विभिन्न प्रकार के जैसे महात्मा गांधी उनके द्वारा सत्याग्रह चलाए जाते हैं। और हम देखेंगे 1920 के बाद की घटना है उसके बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ है कि यूरोप में हमने देखा कि जो राष्ट्रवाद है उसकी भावना है वो जैसे लोगों में पनपने लगती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है वहाँ पर राष्ट्र राज्य बनते हैं। जैसे हमने जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण देखा था। ठीक है, तो इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगती है, लोग है वो समझने लगते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था है वो कौन सी सही है हमारे लिए और हमारी जो है वो पहचान बना सके, वो कौन सी भावना है राष्ट्र के प्रति जो सही है और राष्ट्र के प्रति उनका लगाव पैदा हो जाता है, या राष्ट्र के प्रति वो क्या होते हैं, राष्ट्र के प्रति लगाव है उनका ज़्यादा हो जाता है और नए प्रतीक चिन्ह को अपनाते हैं और नए गीतों को और नए विचार है वो वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित की जाती है। ज़्यादातर देशों में इन नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में होता है, यानी बहुत लंबा समय लगता है, जिसके कारण बाद क्या होता है वहाँ पर राष्ट्रीय जो पहचान है वहाँ पर बनती है। तो आइए देखें कि हमारे देश में है वो ये जो राष्ट्रवाद की भावना है वो किस प्रकार से आती है। तो दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद की उदय की परिघटना उपनिवेशी विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। यानी कि जब हमारे देश में हमारे देश को अन्य देश है वो गुलाम था, हमारा देश अन्य देशों का गुलाम था। उपनिवेश का मतलब क्या होता है, गुलाम था। तो उसमें हमारे देश में राष्ट्र के प्रति जो भावना आती है वो किस प्रकार से आती है, यानी जो विरोधी आंदोलन है उससे क्या है गहरे रूप से जुड़ी हुई है। और औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी ताकत को पहचानने लगे थे, यानी एकता है, एकता का संगठन होता है, यानी एकता हमारी है वो सबसे बड़ी है, इसकी बात को वो समझने लगते हैं। और उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। जैसे अंग्रेजों का यहाँ पे शासन होता है तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो वे है वो भिन्न समूह आपस में क्या करते हैं, ग्रुप बनाने लगते हैं, तो एक दूसरे से क्या अपने विचार व्यक्त करने लगते हैं। लेकिन हर वर्ग और समूह का उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था, उनके अनुभव भी अलग होते हैं और स्वतंत्रता के मायने भी अलग अलग होते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देखें तो कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके विशाल आंदोलन खड़ा किया था। महात्मा गांधी जी के समय देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, किसके लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए। और परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित होते हैं, यानी विभिन्न जो लोग हैं उनके विचार भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ लोग किसी तरह से चाहते हैं कि हम अपने देश को आज़ाद करें और अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में अध्ययन किया था। आपने 20वीं जो सदी है उसके पहले जो दशक है यानी 20वीं सदी से पहले की हमने कहानी पढ़ी थी। और इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे, 1920 के दशक के आगे के बारे में पढ़ेंगे और जो असहयोग आंदोलन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके बारे में जानेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरीके से प्रयास किए। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर एक ही दल था, पहले कांग्रेस था 1920 के इसमें देखें तो उसमें एक ही था और उसी समय इसी का शासन चलता था। तो राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने किस तरह उन्होंने कांग्रेस ने प्रयास किया इसके बारे में देखेंगे। और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक जो समूह है उसने किस तरह से हिस्सा ली और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम मुख्य बातों के बारे में इसमें जानेंगे। जैसे पहला देखते हैं कि पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में देखते हैं। तो 1919 के बाद के सालों से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया और उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो जाते हैं और संघर्ष की नई पद्धतियाँ सामने आ रही होती है। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध के नई और आर्थिक राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। कब विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वार के बारे में
कुछ जानते होंगे आप थोड़ा बहुत। वर्ल्ड वार उसमें हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है और राजनीतिक स्थिति है उसमें भी क्या हो जाते हैं, कमी आ जाती है। इसके कारण क्या होता है, रक्षा व्यय में एक भारी इजाफा हो जाता है और रक्षा व्यय यानी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए जाते हैं। यानी कि जब हमारे सामने वर्ल्ड वॉर की स्थिति आती है तो हम है वो अन्य देशों से क्या करते हैं, खर्चे है वो इसकी भरपाई के लिए अन्य से क्या लेते हैं, अन्य अन्य जो देश है उनसे क्या करते हैं हम तो हमारे सामने जब वर्ल्ड वॉर की स्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, अन्य देशों से विभिन्न प्रकार के कर्जे लेते हैं और करों में वृद्धि कर दी जाती है। सीमा शुल्क है उसको बढ़ा दिया जाता है और आयकर है वो शुरू कर दिया जाता है। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही होती है और 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी होती है, जिसके कारण लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती है। और गाँव में देखें तो सिपाहियों को जबरन भर्ती करवाया जाता है। जैसे वर्ल्ड वॉर की जो स्थिति आती है उसमें क्या करते हैं, ब्रिटेन की तरफ से हमारे जो सिपाही हैं भारत के, उनको जबरन है वो भर्ती में लिया जाता है और जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में क्या हो जाता है, व्यापक इस चीज़ का विरोध हो जाता है। 1918 और 19 और 1920-21 के दशक में देखें तो देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो जाती है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो जाता है। और उसी समय क्या हो जाता है, एक महामारी आ जाती है जिसका क्या नाम है, फ्लू की महामारी। तो 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे जाते हैं। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध जो खत्म होगा तो उसके खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसी समय एक नए नेता हमारे सामने आते हैं और उसने संघर्ष का एक नया ढंग और एक नया तरीका पेश किया था, जो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे सत्याग्रह के विचार के रूप में। यानी कि हमारे सामने आते हैं महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी उस समय कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में, और वो जनवरी 1915 में भारत लौटते हैं। और इससे पहले वे कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में। उन्होंने एक नई तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए क्या किया था, वहाँ पर जो नस्ल भेद की जो नीति थी यानी नस्ल भेदी सरकार थी उससे सफलतापूर्वक लोहा लिया था और इसी पद्धति को वे सत्याग्रही कहते थे। तो सत्याग्रह के विचार को वो लेकर आते हैं और सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह करते हैं और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा होता है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको कोई भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रतिशोध की भावना या फिर आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल हिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। यानी किसी प्रकार की उसे हिंसा की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए दमनकारी जो शत्रु है उसकी चेतना को झंझोड़ना चाहिए, उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों के हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने दिखाने के लिए और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए उसे प्रेरित किया जाना चाहिए। इसी संघर्ष में अंततः सत्य की जीत हो जाती है। और गांधी जी का विश्वास क्या था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे और 1917 में उन्होंने क्या किया, बिहार है वहाँ के चंपारण इलाके है वहाँ का दौरा किया और दमनकारी बागान जो व्यवस्था है उसके खिलाफ क्या करते हैं, किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं। और 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिला, वहाँ पर एक जिला है गुजरात में, तो वहाँ खेड़ा जिले के किसानों की मदद करने के लिए वहीं पर क्या करते हैं, सत्याग्रह का आयोजन करते हैं। और फसल खराब हो जाने पर और प्लेग जैसी महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान हैं वो लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, तो उनके साथ कौन होते हैं, महात्मा गांधी जी। और वो क्या चाहते हैं कि लगान वसूली में ढील की जाए यानी कुछ समय दिए जाए। और 1918 में गांधी जी क्या करते हैं, सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह के आंदोलन को चलाने के लिए अहमदाबाद पहुंच जाते हैं।